जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, ठीक है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पूरे डिटेल्स जानकारी आपको मैंने दिया था, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको बोर्स मॉडल पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने स्पेक्ट्रम बताया, उसके बाद में तब जाके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सारा कुछ डिटेल्स बता दिया। उसके बाद आज जो बताने वाला हूं, डिमेरिट्स ऑफ या फेल्यूर ऑफ बोर्स मॉडल, यानी बोर्स मॉडल की कुछ डिमेरिट्स हैं, ठीक है, वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। फेल्यूर ऑफ बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल भी फेल करता है, क्यों भाई? क्योंकि मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि बोर्स मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कि बोर्स मॉडल इज ओनली वैलिड फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है, फॉर यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो भी आप फार्मूला पढ़े हैं वो यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज, ठीक है। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए वैलिड है ना, ठीक है। यानी हाइड्रोजन लाइक यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोले, इट मींस क्या? जैसे हाइड्रोजन तो खुद हो गया, ठीक है, यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे He+ हो गया, Li2+ हो गया, ये सब यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम है और बोल सकते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज है। यानी बोर्स मॉडल सिर्फ और सिर्फ यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के वैलिड है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। तो बोर्स की ये सबसे बड़ी फेल्यूर रही ना कि बोर्स में जितना भी आप फार्मूला पढ़े, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे आप क्या बोलते हैं रेडियस, या आप और क्या निकाले थे, एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, और भी कुछ निकाले थे, ठीक है। एनर्जी, वेलोसिटी निकाले थे, रेडियस निकाले थे, और भी एंगुलर मोमेंटम भी निकाले थे, mvr=nh/2π, वो भी तो है बोर्स मॉडल में, ठीक है। वो सारा जो बोर्स मॉडल में आपको कॉन्सेप्ट दिया गया वो सिर्फ किसके लिए वैलिड दिया गया? यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोर्स मॉडल का जो दूसरा डिमेरिट है, ठीक है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोर्स एटॉमिक मॉडल्स की मदद से आपने, ठीक है, आगे बढ़ा तो हाइड्रोजन एटम का तो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करा, ठीक है। यानी जब आप, अरे यार देखिए, आप कहते हैं ना स्पेक्ट्रम जब पढ़े N1, N2, N3, ठीक है, इस स्पेक्ट्रम में जो आप एनर्जी चेंज निकालते थे, एनर्जी चेंज का फार्मूला कहां से आया था? वो बोर्स मॉडल का सहारा लेके नहीं आगे बढ़े थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किए हाइड्रोजन का, ठीक है, वो बोर्स मॉडल का यूज करके आप एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो यदि हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम लेना है तो आप बोर्स मॉडल का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ठीक है। यानी कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी बोर्स मॉडल का यूज करके हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बोर मॉडल का यूज करके आप हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को या यूनिइलेक्ट्रॉन सिस्टम के स्पेक्ट्रम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो गया है तो एनर्जी का चेंज आप डेल्टा ई बराबर क्या 13.6 Z², 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, ये सब कहां से लिखते थे? सब बोर्स मॉडल का यूज करके लिखते थे ना, ठीक है। लेकिन यदि आपको स्पेक्ट्रम आपने तैयार किया किसका? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का स्पेक्ट्रम आप बोर्स मॉडल का यूज करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यानी, ठीक है, कुड नॉट एक्सप्लेन
ठीक है, एक्सप्लेन क्या, स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। हम बोर्स मॉडल का यूज करके मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हम स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो आप स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, वो किसके लिए एक्सप्लेन किए थे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो एक्सप्लेन किए थे वो बोर्स मॉडल का यूज करके आपने एक्सप्लेन करा था, ठीक है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, एनर्जी का चेंज जो आप निकाल रहे थे वो बोर्स मॉडल का यूज करके निकाल रहे थे ना। लेकिन यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम रहेगा तो उसमें एनर्जी का चेंज कैसे निकालोगे? यदि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का आपको स्पेक्ट्रम दे दिया जाए तो एनर्जी का चेंज निकालने का तो आपके पास कोई टेक्निक है नहीं वहां, ठीक है। यदि आपको मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हम स्पेक्ट्रम दे दें, आपको हम बोले कि एनर्जी का चेंज बताओ, तब तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अभी आपको कोई फार्मूला ऐसा दिया ही नहीं गया ना। तो यही बोर्स मॉडल का दूसरा could not explain स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। और भी पॉइंट आगे करते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, could not explain ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम in presence of magnetic field and electric field, यानी समझना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तैयार हुआ था ना, उस स्पेक्ट्रम को क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास करा दो, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पेक्ट्रल लाइन डिसोसिएट कर गया, टूट गया, छोटे छोटे लाइन में डिसोसिएट कर जाते हैं, ठीक है। जो आपको एक स्पेक्ट्रल लाइन दिखा था ना, उसको आप यदि आप क्या इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराओगे तो ये लाइन डिसोसिएट कर गया, ठीक है। ये भी बोर्स नहीं बता पाई, ये भी बोर्स के डिमेरिट्स है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा था उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराने के बाद वो क्या कर गया, स्प्लिट्स कर गया, ठीक है। ये भी बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। चलिए, ये स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट जो बताया था ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। एक होता है जीमन इफेक्ट, ठीक है। एक होता है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो जीमन इफेक्ट क्या होता है, सुनो, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। शॉर्ट में लिखें, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या है, वही स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन प्रेजेंस ऑफ
इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी स्प्लिटिंग, यानी शॉर्ट शब्दों में क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट में बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन प्रेजेंस ऑफ क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में यदि स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन टूट गया, इसके बारे में भी बोर्स नहीं बता पाया, ठीक है। ये भी बोर्स की डिमेरिट्स हैं, ठीक है। अच्छा, और भी सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुड नॉट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। उन्होंने सिर्फ एंगुलर मोमेंटम बोल दिया, इलेक्ट्रॉन का क्वांटाइज होता है। क्यों होता है ये तो कोई एक्सप्लेनेशन ही उन्होंने नहीं दिया। बोर्ड्स की ये भी डिमेरिट्स है ना, ठीक है। क्या बेटा, कुड नॉट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड। उन्होंने सिर्फ फार्मूला बता दिया ना, mdr इक्वल टू NH/2 पाई, ये फार्मूला बता दिया कि बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या, क्वांटाइज्ड है, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा, इसके पीछे तो कोई उन्होंने रीजन ही नहीं दिया। तो ये भी डिमेरिट्स है। आखिर एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज्ड होगा, बोर्स के अनुसार क्या बोला बोर्स कि इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या, फिक्स्ड हो, क्वांटाइज्ड हो, ठीक है। यानी क्वांटाइज एन की वैल्यू जो भी होगा तो क्या होगा, 1 2 3 पता है ना आपको, ठीक है। कोई डाउट? तो ये भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना कि एंगुलर मोमेंटम क्यों क्वांटाइज्ड है, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये सारा डिमेरिट्स था बोर का, ठीक है। चलिए, जो मेन डिमेरिट्स था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरी बात और भी आप सोच सकते हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ठीक है, इंसर्शन नहीं किया गया, कोई उसका यूज नहीं किया गया, ये भी उसकी डिमेरिट्स है। तो अभी ये चीज हम अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं, ठीक है, क्या डी ब्रोगली कंसेप्ट, ठीक है, या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि अभी तो पढ़ाए नहीं। तो चलिए यहीं से भी स्टार्ट करते हैं। क्या बोले, बोर्स के एटॉमिक मॉडल का ये भी डिमेरिट्स है ना, उन्होंने क्या डी ब्रोगली के कंसेप्ट का और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कंसेप्ट का यूज नहीं किया है, वो भी इसको डिमेरिट्स है, ठीक है। इट कैन नॉट यूज्ड क्या कंसेप्ट ऑफ क्या डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है, डी ब्रोगली के अनुसार क्या है वो समझते हैं। डी ब्रोगली कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान देना। डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली कंसेप्ट क्या है, ठीक है, समझना है। देखिए, आइंस्टीन ने बेटा बताया कि लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर है, ठीक है। लाइट में क्या है, ड्यूअल कैरेक्टर है, यानी पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर भी। तो डी ब्रोगली ने ये बात बताया, ठीक है। आइंस्टीन ने लाइट में बताया कि पार्टिकल कैरेक्टर भी और वेव कैरेक्टर है। तो डी ब्रोगली ने बताया, ठीक है, किसी भी मैटर में यदि वो v स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, ठीक है। यानी डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव भी बोलते हैं हम, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा, डी ब्रोगली मैटर वेव भी लिखा रहेगा, डी ब्रोगली कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव, ठीक है। इस तरह से भी कभी हेडिंग मिलेगा, ठीक है। मैटर वेव,
इन मैटर वेव क्या है पहले समझते हैं, ठीक है। कहता डी ब्रॉगली क्या कि जब कोई पार्टिकल है, ठीक है, ए पार्टिकल ऑफ मास एम वी, ठीक है, मूविंग विथ ए स्पीड वी, ठीक है, कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, अपने साथ क्या लेके चल रहा है, वेव भी लेके चल रहा है, ये अपने साथ वेव भी लेके चल रहा है, ठीक है। क्या बोला, कोई पार्टिकल है यदि वो v स्पीड से मूव कर रहा है, देन ए वेव इज एसोसिएटेड विथ देम, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव या डिब्रॉगली वेव, ठीक है। क्या बोले, ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with speed v, then a wave is associated ठीक है with the particle is called matter wave या डिब्रॉगली वेव, is called matter wave या क्या बेटा, डिब्रॉगली वेव, डिब्रॉगली वेव, ठीक है। एंड द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेव इज कॉल्ड डिब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोले, ठीक है। इसको और अच्छा समझना, ऐसे देखो, एक पार्टिकल है मास में v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, या बोले v स्पीड से चल रहा है, तो अपने साथ क्या लेके चल रहा है बेटा, वेव लेके चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं चल रहा हूं ना v स्पीड से, इसका मतलब मैं भी, मेरे साथ वेव भी चल रहा है, वही है मैटर वेव, वही है मैटर वेव। यानी कोई पार्टिकल है, ठीक है, यदि मूविंग पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो उसके साथ जरूर न जरूर वेव चल रहा है। बोले सर आपको, हमको तो वेव दिखाई देता नहीं, कने वेव चल रहा है, ठीक है, आप चल रहे हैं तो कने आपके साथ वेव चल रहा है। अरे बेटा वेव चल रहा है, लेकिन वो अलग बात है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वो अलग बात है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। वो जनरली विजुअल होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। यदि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल v स्पीड से मूव करेगा ना, ठीक है, तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगा ना, वो वेव एसोसिएटेड को आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं चल रहा हूं तो मेरे साथ वेव नहीं चल रहा है, मेरे साथ भी वेव चल रहा है, ठीक है। यानी कोई पार्टिकल का मास m है, v स्पीड से चल रहा है, तो वो अपने साथ क्या लेके चल रहा है, वेव लेके चल रहा है, और उसी वेव को हम बोलते हैं मैटर वेव। यानी मैटर जब चल रहा है तो अपने साथ वेव लेके चल रहा है। कोई भी मैटर यदि v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो अपने साथ वेव लेके चलता है, उसी को हम मैटर वेव बोलते हैं या डिब्रॉगली वेव बोलते हैं। और ये जो वेव है ना, ठीक है, डिब्रॉगली वेव का जो स्पीड होता है ना, वो स्पीड ऑफ पार्टिकल के बराबर होता है, ठीक है। स्पीड ऑफ डिब्रॉगली वेव इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ठीक है। मैं लिख देता हूं, स्पीड ऑफ डिब्रॉगली वेव इक्वल टू स्पीड ऑफ पार्टिकल। यानी जो पार्टिकल का स्पीड होगा ना, वही वेव का स्पीड होगा, ठीक है। यानी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से या v स्पीड से बोलो चल रहा है, तो अपने साथ वेव लेके चल रहा है, और उस वेव को डिब्रॉगली वेव बोलते हैं। और डिब्रॉगली वेव का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल के बराबर है। यानी जिस स्पीड से पार्टिकल चलेगा, उसी स्पीड से वेव भी चलेगा। समझ में आ रहा बच्चों? अरे बोलो। यानी कभी भी ना पार्टिकल का वेवलेंथ पूछे, किसी पार्टिकल का वेवलेंथ पूछे, इसका मतलब समझ जाना डिब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है। अरे पार्टिकल चल रहा है और उसका वेवलेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब उस पार्टिकल के साथ डिब्रॉगली वेव चल रहा होगा, और उससे डिब्रॉगली वेव का हमें वेवलेंथ पूछ रहा है। कभी भी परीक्षा हॉल में यदि तुम्हें पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ रहा है, तो समझ जाना डिब्रॉगली वेवलेंथ पूछ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिब्रॉगली वेव तक समझ में आ गया ना, ठीक है।
क्या लिखे, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद स्पीड v, देन ए वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज कॉल्ड मैटर वेव या de Broglie वेव, एंड वेवलेंथ एसोसिएटेड विद de Broglie वेव इज कॉल्ड de Broglie वेवलेंथ। ठीक है, एंड क्या बोलेंगे, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, ठीक है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद de Broglie वेव इज कॉल्ड क्या, de Broglie वेवलेंथ। यानी जो पार्टिकल v स्पीड से चल रहा है उसके वो पार्टिकल क्या कर रहा है, वेव लेके चल रहा है, और उसको उस वेव का कुछ वेवलेंथ होगा, उसको हम बोलेंगे de Broglie वेवलेंथ। इसको बोल रहे de Broglie वेव, तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा उसको de Broglie वेवलेंथ बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? अरे बोलो, ठीक है। और ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेवलेंथ एसोसिएटेड with de Broglie wave, de Broglie wave is called क्या बेटा, de Broglie wavelength, क्या, de Broglie wavelength। ठीक है, और de Broglie wavelength निकालने का फार्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h/p। इसको याद रखना, लैम्डा क्या है, de Broglie वेवलेंथ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, p है मोमेंटम, p क्या है बेटा, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल ले रहे हो आप उसका मोमेंटम है। लैम्डा क्या है, de Broglie वेवलेंथ, de Broglie वेवलेंथ। तो इसको रट लेना, लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा क्या, de Broglie वेवलेंथ, ठीक है, h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, p क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, de Broglie वेवलेंथ सबको समझ में आया? अरे de Broglie वेवलेंथ सबको समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा सर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कभी भी क्वेश्चन पेपर में पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, de Broglie, क्योंकि जब पार्टिकल चल रहा है तो उसके साथ जरूर ना जरूर कोई वेव चल रहा है, उसको de Broglie वेव बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कभी भी नो, ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है ना, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, या बोले वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल, कोई मूव कर रहा है पार्टिकल, उसका वेवलेंथ पूछ रहा है ना, तो क्या बोला ना, de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है तुमसे। ठीक है, de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है। ठीक है, वेवलेंथ पूछ रहा है, कहेगा कोई कार है या कोई बॉल है, v स्पीड से आपने फेंका, कोई बॉल है जिसको आपने v स्पीड से फेंका, तो उसके साथ वेवलेंथ कितना एसोसिएट होगा, तो अरे बॉल एक पार्टिकल है ना, ठीक है, उसको v स्पीड से फेंका तो उसके साथ वेवलेंथ कितना एसोसिएट होगा, तो इसका मतलब कौन सा वेवलेंथ पूछ रहा है, de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है। कहेगा कोई इलेक्ट्रॉन है v स्पीड से चल रहा है, तो उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगा वो de Broglie वेवलेंथ। कोई भी पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल रहे, ठीक है, लेकिन ये जनरली de Broglie वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली या ज्यादातर मोस्टली बोले, मोस्टली हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए यूज करते हैं, यानी छोटे पार्टिकल के लिए। जनरली कोई बोलो सर बड़ा पार्टिकल के लिए नहीं लगा सकते हैं, अरे 100% लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली जो यूज आता है de Broglie कंसेप्ट का वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, यानी de Broglie कंसेप्ट इज मोस्ट कॉमन फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ठीक है, कहीं लिखना चाहता तो लिख लो, de Broglie कंसेप्ट इज मोस्ट कॉमन फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, ये सब के लिए de Broglie कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि de Broglie कंसेप्ट क्या हम कार के लिए नहीं लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो छोटे पार्टिकल के लिए होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ठीक है, समझ में आया? किसी को डाउट? अरे लैम्डा इक्वल टू h/p समझ में आया? p क्या है, मोमेंटम, लैम्डा क्या, de Broglie वेवलेंथ, पार्टिकल का वेवलेंथ निकालने बोले, किसी मूविंग पार्टिकल का वेवलेंथ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, de Broglie वेवलेंथ पूछ रहा है। इतना में किसी को डाउट? छोटा भी डाउट तो बोलो नहीं। चलो ध्यान दो, समझो।
ध्यान दीजिए, कह रहा गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या है। देखिए, कोई मास पार्टिकल है जिसका मास m में v स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो ये अपने साथ क्या लेके चल रहा है बेटा, वेव लेके चल रहा है, ठीक है। तो इसका वेवलेंथ जो होगा लैम्डा इक्वल टू कितना, h/p। अब देखो, ध्यान दो, ठीक है। अब हमें करना गया है, कहेगा एक पार्टिकल का मास m है, उसका काइनेटिक एनर्जी दे देगा, ठीक है, और तुम्हें क्या बोलेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, ठीक है। एक पार्टिकल का क्या दे देगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हें दे देगा, और क्या पूछेगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बता। अरे P इक्वल टू मोमेंटम तो जानते हो ना, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, जो नहीं जानते हो ये P इंटू वी पता होना चाहिए, मोमेंटम इक्वल टू, ठीक है, P इंटू वी, ठीक है। चलो, क्या बोल रहे हैं, एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका मास m है, वो चल रहा है, इसका काइनेटिक एनर्जी दिया गया है क्वेश्चन में, और हमें क्या निकालना है, जब पार्टिकल चल रहा है काइनेटिक एनर्जी दिया गया है, ठीक है, तो जब कोई भी पार्टिकल चलेगा तो अपने साथ क्या लेके चलेगा, वेव लेके चलेगा। उस वेव को क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ निकाल सकते हो, लैम्डा, अभी पढ़ेगा ना, लैम्डा इक्वल टू h/p, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू h/m भी लिख सकते हैं, और हमें काइनेटिक एनर्जी दिया गया ना, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो यहां से क्या कर दो ना, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करो, mke, ठीक है, 2 को इधर कर दो, इक्वल टू गया m² v², 2mk इक्वल टू, बोलो बेटा, p²। अरे m इंटू वी को क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं ना, तो p² हो जाएगा, m² v² है ना, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mk, यानी डायरेक्ट hv की वैल्यू हम मोमेंटम की वैल्यू, यानी मोमेंटम मैंने p यानी hb, या बोलो यानी लैम्डा इक्वल टू, अभी ना लिखे हुए लैम्डा इक्वल टू h/p, तो आप चाहो तो p की डायरेक्ट वैल्यू बना सकते हो, अंडर रूट क्या, 2mke, यानी जब काइनेटिक एनर्जी दिया है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना, तो डायरेक्ट आप चाहो तो ये रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हो। किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया गया और डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। अरे बोल भाई, कोई डाउट है, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया गया और क्या निकालने बोल रहा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो आप यदि किसी पार्टिकल का मोमेंटम दिया गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना, तो लैम्डा बराबर h/p, किसी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना, तो लैम्डा इक्वल टू h/√2mke, ठीक है, समझ में आया। चलो ध्यान दो, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 2 फार्मूला सिखाया डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/p और लैम्डा इक्वल टू h/√2mke, ठीक है। ये 2 फार्मूला सिखाया। जब p क्या है, मोमेंटम, जब मोमेंटम दिया रहेगा तो लैम्डा इससे निकालेंगे, जब काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा तो लैम्डा इससे निकालेंगे। अब देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो वो रुका था, रेस्ट में था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है क्या, वो किस में था, रेस्ट में है, रेस्ट में है, इसको हम मूव कराना चाहते हैं, ठीक है, मूव कराना चाहते हैं इसको। 2 प्लेट पहले लगाया, अब इस दोनों प्लेट को हम बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बताओ, अरे पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा ना, यानी ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल, बैटरी जोड़ोगे, मान लो 20 वोल्ट का बैटरी जोड़ोगे, तो ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, लो से हाई की तरफ, यानी पॉजिटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यानी बैटरी लगाने की वजह से इलेक्ट्रॉन में कुछ क्या आया, काइनेटिक एनर्जी आया। अब वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा याद रखना, ठीक है, E इंटू वी, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, E इंटू वी, ठीक है। V क्या है, बोलेंगे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल।
अब एक्सलेटिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, जितना वोल्ट का बैटरी लगा के इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर रहे हैं वही एक्सलेटिंग पोटेंशियल, जितना वोल्ट का बैटरी लगा के आप इलेक्ट्रॉन को एक्सलेट कर रहे हो वही एक्सलेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, और मैंने याद करो, और जब इसी ध्यान दो समझो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E इंटू वी, समझ में आया पहले इतना। ठीक है, अब देखो ये याद रखना है तुम्हें, फिजिक्स में डिराइव करोगे आप। ठीक है, बोलोगे तो हम डेरिवेशन बता सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में आप डिराइव करोगे बेटा। ठीक है, चलो ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर दिया बैटरी लगाने की वजह से, ठीक है, तो ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट किया किसकी वजह से, बैटरी की वजह से। बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चल दिया तो कोई पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके साथ कौन एसोसिएट होता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यही पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम V पोटेंशियल लगा के हम एक्सलेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, एक्सलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हैं, रुका हुआ था उसको हम दौड़ा लेंगे V पोटेंशियल लगा के। V क्या, एक्सलेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, हम V पोटेंशियल लगा के इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ा रहे हो V पोटेंशियल लगा के, तो जब इलेक्ट्रॉन चलने लगा तो उसके पास कुछ ना कुछ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट होगा। ठीक है, तो उस डी ब्रॉगली वेवलेंथ की हमें वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी देखो तो लैम्डा इक्वल टू क्या निकाले थे, h/√2mk। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी तो पता है तुमको, E इंटू वी। ठीक है, तो m की वैल्यू E इंटू वी बैठा दो, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, m की वैल्यू नहीं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू E इंटू वी बैठा दो। ठीक है, अरे भाई लैम्डा बराबर h/√2mk ही था ना, अभी देखो उधर लिखा हुआ अभी, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितना है, E इंटू वी। अभी क्या है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल, तो लैम्डा नहीं निकाल सकते हो। अरे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है, E की वैल्यू जानते हो ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, V क्या है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल, H भी पता है तुमको, लैम्डा निकल जाएगा। यानी ये भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया, अरे बोलो। ठीक है, जब इस फार्मूला को सॉल्व करके फर्दर आगे बढ़ोगे ना, तो लैम्डा को इस तरह से भी लिख सकते हो, 150 YV, और ये जो लैम्डा आएगा ना वो एंगस्ट्रम में आएगा, एंगस्ट्रम में आएगा। अरे भाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, E की वैल्यू भी पता है, H भी पता है, जब सब रख के सॉल्व करोगे ना तो लैम्डा की वैल्यू √150/V जो लैम्डा में आएगा वो एंगस्ट्रम में होगा, जो लैम्डा की वैल्यू आएगा वो एंगस्ट्रम में होगा। ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए लगाना है सिर्फ। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को हम, ठीक है, V पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहे हैं तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो एसोसिएट हो रहा है उसकी वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को V पोटेंशियल से एक्सलेट कर रहे हो तो उस केस में डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करेगा तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू तो निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल चलता है तो अपने साथ वेव लेके चलता है, तो उस वेव का वेवलेंथ तो निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को V क्वेश्चन, मतलब हम इसको समराइज ऐसे करते हैं, देखिए इसको हम समराइज करते हैं। ठीक है, अब यहां तो आपने इलेक्ट्रॉन की बात करा, अब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, मान लेते हैं जनरलाइज करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, एक जनरलाइज कर रहे हैं। मान लिया जाए, ध्यान दो, कोई Q है चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है समझ लो, इस पे चार्ज कितना है Q, ये रेस्ट में था, रेस्ट में था। अब इसको हमें चलाना है, इस चार्ज पार्टिकल को क्या करना है, मूव कराना है। ठीक है, मूव कराना है। मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो किधर मूव करेगा बेटा, नेगेटिव की तरफ। चलो इस बार इसको नेगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, मान लो कोई Q चार्ज पार्टिकल था, कोई चार्ज पार्टिकल था जिसपे चार्ज Q था, वो रेस्ट में था। ठीक है, इसको मूव कराना है, और मान लो Q जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, रुका हुआ था, उसको मूव कराना है। तो बैटरी लगाए,
बैटरी लगाओगे, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा, निगेटिव की तरफ, लो पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जैसे मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसमें कुछ क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी कुछ आएगा ना, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो मूव किधर करेगा, निगेटिव की तरफ ना, यानी जैसे बैटरी से जोड़ोगे तो नेगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा ना, वो कितना होगा, Q इंटू वी। वी क्या है, एक्साइटिंग पोटेंशियल, अभी तो बताएं। अरे जब इलेक्ट्रॉन रहता तो E इंटू वी लिखते थे, जब कोई चार्ज पार्टिकल रहेगा तो Q इंटू वी लिखेंगे, ठीक है। V क्या है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल, क्या बेटा, एक्सलेटिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आया। यानी हम कह सकते हैं ना, इफ ए चार्ज पार्टिकल Q is accelerated through potential V, then काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, बोलो, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना, Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी। इसको ध्यान रखना है, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को V पोटेंशियल लगा के हम दौड़ाएंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, Q इंटू वी। यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। चलिए अब हम ये जो चार्ज पार्टिकल जब मूव करना स्टार्ट किया तो इसके साथ de Broglie वेवलेंथ एसोसिएट होगा ना, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू कैसे निकालोगे, h बाई अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी तो चार्ज पार्टिकल का पता हो चुका है ना, कितना, बोलो, 2m/q इंटू वी। de Broglie वेवलेंथ निकल गया। यदि इलेक्ट्रॉन रहेगा तो E इंटू वी लिखेंगे, यदि कोई चार्ज पार्टिकल अनदर चार्ज पार्टिकल रहेगा तो Q इंटू वी लिखेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम de Broglie और बोर्स में थोड़ा सा रिलेशन बताएंगे आपको, ठीक है। यानी जो बोर्स ने फार्मूला बताया था ना, MBR इक्वल टू NH/2 पाई, वो de Broglie का यूज करके हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज के नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय, ठीक है।